हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं बी एस चौहान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग अपनी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो SST है, सामाजिक विज्ञान है, जो कक्षा 9 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आज की क्लास कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, पैट और यूपी पुलिस, जहाँ जो भी वनडे एग्ज़ाम है, जहाँ पर जियोग्राफी पूछी जाती है, इंडियन जियोग्राफी पूछी जाती है, भारतीय भूगोल पूछा जाता है, वहाँ पर जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से, तो इसका आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पिछला वीडियो जिन बच्चों ने देखा है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो इसका शेष भाग है आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रायद्वीप पठार। जो भारत जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसको 6 भागों में बांटा गया है। इसमें एक भाग पढ़ चुके हैं, अब ये दूसरा भाग है कि प्रायद्वीप पठार क्या है। प्रायद्वीप पठार आइए जानते हैं प्रायद्वीप पठार के बारे में। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जो प्रायद्वीप पठार है, जिस प्रकार से एक मेज होता है, ठीक मेज की आकृति का स्थल है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना होता है। जो प्रायद्वीप पठार है वो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सेलों से निर्मित हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। यानी इसका निर्माण जो है, जो गोंडवाना भूमि है उसके टूटने या विखंडन से और उसके अपवाह के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानित होने के कारण जो है इस प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। जो हमारा प्राचीनतम भूभाग है उसी का, यानी गोंडवाना लैंड का जो है ये भाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। जो पठारी भाग है इसमें चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार घाटियां पाई जाती हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं। इस पठार के कितने 2 मुख्य भाग हैं? 2 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि और दूसरा भाग है दक्कन का पठारी। नर्मदा नदी के उत्तर में, सही से ध्यान रखें, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। जो मालवा के पठार हैं वहाँ पर इसका भाग ज़्यादा फैला हुआ है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। सॉरी। विंध्य श्रृंखला या विंध्याचल पर्वत दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। जो विंध्य श्रृंखला है, ठीक है, वह दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरी है। अभी हम इसको मानचित्र के द्वारा अधिक अच्छी तरह समझेंगे। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, जो ये क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र, जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। इस क्षेत्र का जो ढाल है उसको ये दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि जो पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण यानी पतली है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का जो पठार है इसके दक्षिण में वो कैसा है? एक त्रिभुजाकार पठार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत जो है जबकि महादेव
कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार मात्र हैं। क्या है? पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात की है। ठीक है, क्या स्थिति है भारत के भौगोलिक मानचित्र पर? अभी हम थोड़ी देर में जो अभी मैंने पढ़ाया है इसको मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा दक्षिण उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं। जो 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियां स्थित हैं। और दक्षिण के पठार के पूर्वी पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम मानचित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिम दिशा में जो घाट बने हुए हैं वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाटों की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी निरंतर नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। वे कौन कौन से नाम हैं? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे, जैसे इस भाग के जो शिखर हैं, जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। अब इस भाग में जो पश्चिमी घाट में कौन कौन से शिखर हैं, जो यहाँ पर शिखर पर्वतमालाएं जो ऊंची हैं, उनके नाम है अनायमुड़ी जो 2695 मीटर ऊंची है, तथा डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। जो पूर्वी घाट है, हिमालय भारत बना है, इसका जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट ये वाला, इसमें जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है वह सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, यानी पूर्वी घाट की है। पूर्वी घाट में अब पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित हैं। उडक मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में आप ज्ञात कर सकते हैं, मानचित्र के माध्यम से जान सकते हैं। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यह भी पाई जाने वाली है कि प्रायद्वीप पठार में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। अब काली मिट्टी क्या होती है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, आइए जानते हैं। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसलिए इसके सेल आग्नेय हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी
एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जो अरावली की पहाड़ियाँ जो कि राजस्थान में हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं, यानी बहुत अधिक इनमें अपर्दन हुआ है और टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में की दिशा में फैली हुई हैं। आइए देखते हैं कैसे फैली हुई हैं ये अपर्दित पहाड़ियाँ। ये मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र के माध्यम से जो भी अभी पढ़ाया गया है वो हम सब देख सकते हैं। देखिए जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, ये आपको अरावली पहाड़ी दिखाई दे रही है। ये वाली ये क्या है? अरावली पहाड़ी है जो राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल श्रृंखला है। ये मालवा का पठार है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ये दक्कन का पठार है। आप देख रहे हो दक्कन का पठार कहाँ पे है? और ये यहाँ पर छोटा नागपुर है, जिसकी चर्चा जो है अभी हमने की है। और यहीं पर हमने चर्चा की है, अभी चर्चा की है पूर्वी घाट। ये दिया गया पूर्वी घाट। ये भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, जहाँ बंगाल की खाड़ी है। और यह पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी दिशा में स्थित है। और इसके भी कई नाम हैं, जो कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक इसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। इधर मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो ये श्रृंखलाएं हैं। और अभी हमने बात की कि जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम अभी जिक्र किया गया था, महादेव की पहाड़ियाँ, वो यहाँ पर स्थित हैं। तो ये था प्रायद्वीपीय पठार। आइए अब जानते हैं इसका दूसरा प्रकार, जो कई भागों में बांटा गया है भारत के भौतिक स्वरूप को। इसमें अगला है भारतीय मरुस्थल या रेगिस्तान। क्या है भारतीय मरुस्थल? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर, जो अरावली पहाड़ी अभी मैंने देखी जो कि राजस्थान में, उसके पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इसमें बालू ही नजर आती है, बालू के टीले बने हुए हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं यानी कुछ नदियाँ दिखाई देती हैं, और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, यानी यहाँ पर पर्याप्त जल नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये सरिताएं जो नदियाँ हैं वो बीच में ही विलुप्त हो जाती हैं और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, मिल नहीं पाती हैं। जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, और केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी है, जिसे लूनी नदी है, यही जो है यहाँ पर इसमें इसी में जो है जल भरा रहता है। बरकान जो अर्ध चंद्राकार बालू का टीला है, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। यदि आपको कभी अवसर मिले जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर शहर में जाने का, तो वहाँ पर जो है बरकान के समूह आप देख सकते हैं, उसके विस्तार को देख सकते हैं। ये देखिए राजस्थान का एक चित्र यहाँ पर दिया गया भारतीय मरुस्थल का। यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं, पानी जल को भरे हुए लेकर जाती हैं अपने घर को, दूर दूर से जल लेकर आती हैं। राजस्थान में जल की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है, तो वर्षा जल के संचय पर यहाँ पर बल दिया जाता है। अब अगला है तटीय मैदान। भारतीय मरुस्थल पढ़ लिया है, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया है, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया है। अब है तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके जो किनारे यानी समुद्र के किनारे है,
जो तट हैं, जो प्रदेश स्थित हैं, उनके किनारे के तट को तटीय मैदान कहते हैं। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, जो कि अभी मैंने बताया है, जो कि मुंबई और गोवा तक विस्तारित है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहते हैं एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। आइए देखते हैं, मानचित्र के माध्यम से इस तटीय मैदान को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बात की है, मुंबई से गोवा तक के भाग को क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से केरल तक के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ये सब क्या है? पश्चिमी विस्तार है, ये पश्चिमी विस्तार है। और जो पूर्वी घाट है, पूर्वी भाग, ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी सरकार, जो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक है और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक मालाबार तट कहते हैं इसको। आइए आगे पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा तथा समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी इस तट पर, कौन से तट पर? कोरोमंडल तट पर 2 तट पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। एक पूर्वी घाट में पाया जाता है, जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और एक पश्चिमी तट पर पाया जाता है, जिसको मालाबार तट कहते हैं। तो इस पर जो महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा है, कावेरी है, इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण ये नदियाँ करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यानी चिल्का झील जो है कहाँ है? पूर्वी तट पर स्थित है। और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। तो चिल्का झील बच्चों कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। ये सबसे पूर्वी तट पर स्थित एक भूलक्षणी की जो है झील है। आप देख रहे हैं, ये तटीय मैदान है। यहाँ पर कुछ किसान जो हैं बच्चे कार्य कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं चिल्का झील क्या है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये पॉइंट नोट करना सही बच्चे, जो कंपटीशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील नहीं है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। जो उड़ीसा में महानदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया गया, उसके पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन सी झील? चिल्का झील। अब अगला भाग है द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है? आइए जानते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं, भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं या बता सकते हैं कौन कौन से द्वीप समूह होते हैं? जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कौन कौन से द्वीप समूह होते हैं। तो इसमें देखिए, ये द्वीप का चित्र है। ये द्वीप एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है अभी जानेंगे किस द्वीप का। ये समुद्र द्वीप क्या होते हैं? इनके चारों ओर जल भरा हुआ था। ऊपर का भाग, बीच का जो स्थलीय भाग है वो उठा हुआ होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्वीप कहते हैं। तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थित ज्ञात कीजिए। यानी लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है बच्चों। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। किससे बना है? जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। आइए देखते हैं। और ये छोटे प्रवाल
छोटे समूह वाले प्रवाल द्वीपों से बना है, प्रवालों से बना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, जो लक्षद्वीप है उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो उसका निर्माण प्रवालों के द्वारा हुआ है, प्रवालों के माध्यम से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता। पहले इसके इतने नाम थे और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। जो लक्षद्वीप समूह है इसमें ये लगभग जो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय जहाँ से सरकार चलाई जाती है, शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, वो कौन सा है? कवारत्ती, जो कि इसकी राजधानी भी है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह पर क्या पाए जाते हैं? बहुत से पादप यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि अमूमन देखने को वैसे नहीं मिलते हैं, समुद्र में ही देखने को मिलते हैं और स्थलीय क्षेत्र में नहीं देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। यहीं पर एक ऐसा द्वीप है, इसी लक्षद्वीप में जो है एक ऐसा द्वीप है जो पिटली द्वीप है, जहाँ पर जो है मनुष्य नहीं रहते हैं जबकि जीव जंतु रहते हैं। वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। इस पिटली द्वीप पर जो है एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को और ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में होते हैं। आइए चित्र के माध्यम समझने का प्रयास करें कहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए सभी बच्चे जो भी भूगोल को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मानचित्र आवश्यक है। बिना मानचित्र के आप इसको नहीं समझ सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से नीला नीला, ये क्या है? अरब सागर है। ये क्या है? अरब सागर। और इसी अरब सागर में ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो तुम्हें बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये लक्षद्वीप समूह है। और इस साइड में, दूसरी साइड में आपको देख रहे हैं क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है बच्चों? ये देखिए बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर तुम्हें छोटे छोटे ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो लक्षद्वीप है भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर में स्थित है। आइए प्रवाल के बारे में पहले जान लेते हैं। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल प्लालिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी इनसे क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। प्रवाल स्राव एक प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कंपटीशन के लिए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि एक प्रवाल भित्ति से निर्मित है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। ये तो प्रवाल भित्ति की बात हो गई। जो लक्षद्वीप समूह है वो किससे निर्मित है? प्रवालों से निर्मित है। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। और इसमें बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। उत्तर में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ। उत्तर में जो अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा होती है,
सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, यानी विषुवत रेखा के पास में स्थित है, भूमध्य रेखा के पास में स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवती है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। भारत, अब यहाँ पर ये दिया गया, क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। द्वीप समूह के वेरन द्वीप समूह पर स्थित है। वेरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार द्वीप में जो एक द्वीप है जिसका नाम है वेरन, यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। विभिन्न भूआकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। जो भारत का उत्तरी मैदान है वो देश के लिए अन्न का भंडार है, अन्न उत्पादित करने वाला क्षेत्र है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है और पठारी भाग में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जिससे देश का औद्योगिकरण विकास है, जो देश का औद्योगिक विकास है उसमें ये विशेष रूप से योगदान देते हैं। तटीय क्षेत्र मत्स्यन यानी मछली और पोतों संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश का विविध भौतिक आकृति भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो विभिन्न प्रकार से जो भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपका पाठ जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये पाठ आज जो है समाप्त भी हो गया है। तो आप इस मानचित्र में देख सकते हो। आइए फिर से देखते हैं मानचित्र को। देखिए ये हिमालय पर्वत है। ये क्या है, आपको जो दिखाई दे रहा है ये हिमालय पर्वत है। ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और यहाँ से जो है ये नदियाँ निकली हैं। ये सिंधु नदी है, झेलम नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है, ये निकली हुई हैं। ये सभी इन्हीं पर्वतों से निकली हुई हैं और यहीं पर जो है एक अन्य नदियां हैं जो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी, जो गंगा नदी है, और जो गंगा नदी है गौमुख से निकली है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकली है और ये दोनों जो हैं प्रयागराज में गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है और यमुना नदी में चंबल नदी मिलती है और ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से पहाड़ से निकली है और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है जिसे चीन में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और आ जाती है यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर पद्मा नाम से जानी जाती है और बाद में समुद्र में मिल जाती है। तो इन में जो ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिसका जिक्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है? सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी होंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या यूपी बोर्ड की जो 9th की क्लास की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो तो इस पाठ से जहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी है आता है किसी परीक्षा में, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पाठ 2 भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो तब तक के लिए